और अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अधातु या नॉन मेटल। तो अधातु, हम इस नॉन मेटल की डेफिनेशन लेते हैं कि अधातु किसे कहते हैं। तो जैसे हमने मेटल के केस में पढ़ा था, धातु के केस में, कि धातु कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अर्थात कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धातु कहलाता है। उसका बिल्कुल विपरीत जो अपोजिट डेफिनेशन होती है वो नॉन मेटल की होती है। अर्थात हम कहते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या हम कहते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। यानी ऐसे सारे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऋणात्मक आयन का निर्माण करते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं अधातु या नॉन मेटल। इनके जो संयोजी कोष होता है, अधातु का जो संयोजी कोष है, उस संयोजी कोष में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं, उन नॉन मेटल्स के जो लास्ट सेल है, अंतिम कोष जो है, उस अंतिम कोष में 4 से लेकर 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, देखिए कुछ नॉन मेटल्स का, हम क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। क्लोरीन एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें या विन्यास करें तो विन्यास होगा 2, 8 और 7। तो इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये अधातु है, इसलिए इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 8, ठीक। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो 2 और 6, यानी इसके संयोजी कोष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। ऐसे ही अन्य धातु है, जैसे अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो 2, 8, 6। तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अधातु क्या होते हैं? अधातु वे तत्व हैं जिनके संयोजी कोष में 4 से लेकर 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऋणात्मक आयन का निर्माण करती हैं। जैसे मैंने क्लोरीन का उदाहरण दिया, ये क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और वो बदल गया Cl नेगेटिव में। अब इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण किया? इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्रहण किया ताकि एक स्थायी विन्यास को प्राप्त कर सके, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक तत्व की एक अपनी नेचर होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो स्थायित्व की ओर जाना चाहता है। और स्थायित्व की ओर जाना यानी वो क्रिया ऐसा बनना चाहता है कि उसको किसी से क्रिया न करनी पड़े। जैसे कि हमारे उत्कृष्ट जो तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? नोबल एलिमेंट्स हैं, उत्कृष्ट तत्व हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते, तो इनकी तरह बनने की कोशिश करता है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, 2, 8, 7। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका विन्यास क्या हो गया? 2, 8, 7। इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है और जिस तत्व के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो स्थायी हो जाता है। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, जिससे इसका विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 8। किसकी तरफ विन्यास हो गया? ऑर्गन की तरफ। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण किया? क्योंकि क्लोरीन अभी अस्थायी है। क्यों है? क्योंकि इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस अंतिम कोष को स्थायी बनाने के लिए या इसमें 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बनाया? ऋणायन। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऋणायन बनाया, इसीलिए कहा जाता है कि जो क्लोरीन है वो एक क्या है? अधातु है, ठीक। अब हम आते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, अधातुओं के भौतिक गुणों की ओर जाते हैं कि जो अधातु हैं उनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो जैसे धातुओं के गुण होते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत अधातुओं के गुण होते हैं। यानी अधातुएं न तो आघात वर्धनीय होती हैं, अधातुएं न तो आघात वर्धनीय होती हैं और न ही अधातुएं न तो आघात वर्धनीय होती हैं और न ही अधातुएं यानी इनको खींचकर इनके तार बनाए जा सकते हैं, नहीं अधातुएं तन्य होती हैं। तो इसमें
आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। और जो दूसरा गुण जो धातुओं में होता है, यदि धातुओं को खींच के तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधातु में क्योंकि इनको खींचा नहीं जा सकता है, तो अधातुएं ना तो आघात वर्धनीय होती हैं और अधातुएं ना ही क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं। ठीक, अब हम अपने दूसरे गुण की ओर जाते हैं कि जो अधातुएं हैं, ठीक, जो नॉन मेटल्स होती हैं, उन नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती है, यानी चमकदार नहीं होती हैं। जो अधातुएं हैं वो चमकदार नहीं होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। कुछ अपवाद भी हैं आयोडीन को छोड़कर, आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन एक अपवाद है जो होती तो अधातु है, लेकिन उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक, तो आयोडीन एक अपवाद है, तो अधातु होते हुए भी उसमें एक चमक होती है। नंबर तीसरा गुण कि अधातु है या तो ठोस अवस्था में होती है या गैस अवस्था में होती है। अधिकांश अधातुएं या तो ठोस होती है या गैस होती है। इसका एक अपवाद है कि जो ब्रोमीन है वो एक अधातु है, लेकिन फिर भी वो द्रव अवस्था में होती है। तो ब्रोमीन अपवाद है, अपवाद एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ठीक, तीन प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी में आते हैं कि जो अधातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो अधातु है, अब ग्रेफाइट क्या होता है समझिए, हमारी एक अधातु है जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, यानी कार्बन। कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, हम आगे के चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन तीन अपर रूपों में पाया जाता है। पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलेरीज। तो जो कार्बन है वो तीन अपर रूप के फॉर्म में पाया जाता है, यानी तीन रूपों में पाया जाता है, हीरे के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में और फुलेरीन के रूप में। इसमें जो ग्रेफाइट है ये किसका अपर रूप है, कार्बन, कार्बन अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट आपका विद्युत का चालक होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो निब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। इसीलिए उसके बाहर या तो प्लास्टिक की कवरिंग लगाई जाती है या लकड़ी की कवरिंग लगाई जाती है कि कोई बच्चा गलती से अगर कहीं प्लग में डाल दे तो करंट लग जाएगा, इसलिए उसमें बाहर से कवरिंग रखी जाती है। तो कवरिंग लकड़ी या किसी इंसुलेटर की कवरिंग होती है, किसी विद्युत रोधी पदार्थ की होती है। अब हम अपने अंतिम गुण की ओर जाते हैं, पांचवें गुण की ओर, अधातुओं का पांचवा गुण, जो कि है कि अधातुओं के गलनांक और पतनांक बहुत कम होते हैं। जो नॉन मेटल्स होती हैं, हमारा पांचवी प्रॉपर्टी है कि इनके गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। इसका भी अपवाद है कि जो ग्रेफाइट है वो एक अधातु है, लेकिन इसका गलनांक लोहे से भी ज्यादा होता है, 3600, लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस। तो होने को अधातु है तो इसका गलनांक होना चाहिए था कम, लेकिन एक अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट है उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, लगभग आपका 3600 डिग्री सेल्सियस के करीबन होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हम अधातु किसे कहते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यानी इन अधातुओं के रासायनिक गुण, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम कहते हैं इनके रासायनिक गुण। भौतिक गुण तो बहुत सिंपल है, अगर आपको धातुओं के भौतिक गुण पता है तो आप उसके विपरीत गुण लिख सकते हैं, वो अधातुएं के होंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने अधातुओं के रासायनिक गुणों की ओर। अब रासायनिक गुणों में यानी हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो पहली अभिक्रिया क्या है हमारी, वायु से अभिक्रिया, वायु यानी ऑक्सीजन। तो पहली रिएक्शन हमारी है वायु से अभिक्रिया। अब जब किसी अधातु की, ये हमारे पास कोई अधातु है और इस अधातु की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, O2 से, तो
जब हम किसी पदार्थ की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या बनता है? ऑक्साइड, जो मैंने आपको पहले बताया था। यदि आप सल्फर से क्रिया करोगे तो क्या बनेगा? सल्फाइड। यदि ऑक्सीजन से क्रिया करोगे क्या बनेगा? ऑक्साइड, है ना। यदि क्लोरीन से क्रिया करोगे तो क्या बनेगा? क्लोराइड, है ना। हाइड्रोजन से क्रिया कराओगे तो हाइड्राइड बनेगा। तो जब हम किसी भी पदार्थ की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हमारे ऑक्साइड बनते हैं। यहां अधातु की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो हमारा जो पदार्थ बनेगा वो होगा अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड। अब ये ध्यान देना कि जो अधातुएं हैं जब उनकी क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है ना। इसके जो अधिकांश ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधातुओं के अधिकांश जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो उदासीन प्रकृति के होते हैं। यानी अधातुएं, जैसे हमने धातुओं के केस में पढ़ा था, तो धातुएं एक प्रकार के ऑक्साइड बनाती है जो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन जो अधातुएं हैं ये दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ अधिकांश ऑक्साइड तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड इसके उदासीन प्रकृति के होते हैं, जैसे H2O, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये उदासीन प्रकृति के हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कैसे हैं? आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये कार्बन का ऑक्साइड है, ये सल्फर का ऑक्साइड है। तो सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O। तो जो ऑक्साइड है वो दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय और उदासीन। और इन ऑक्साइडों की प्रवृत्ति जो होती है वो होती है सहसंयोजी प्रवृत्ति। इनकी प्रवृत्ति होती है सहसंयोजी, यानी इनमें जो बंध बनेगा वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनेगा। अभी बंध के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि बॉन्ड कैसे प्रिपेयर होते हैं। अभी आप समझिए कि सहसंयोजी का मतलब है कि जब दो तत्व क्रिया करते हैं तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। अब देखो, जैसे हम कुछ अभिक्रियाएं बात करते हैं, ये तो हमारा अधातु ऑक्साइड के विषय में था। अब हम कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं, जैसे कार्बन है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो दो ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वायु जब अधिकता में होगी, वायु जब अधिकता में होगी तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वायु कम मात्रा में होगी, यानी जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड तो उदासीन है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी प्रकृति का है? अम्लीय। क्यों कहा अम्लीय? क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो ये एक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। इस अम्ल को हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बना रही है तो ये कहलाता है इसका अम्लीय व्यवहार। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हम सल्फर का उदाहरण लेते हैं। देखिए, सल्फर एक अधातु है, ठीक। जब सल्फर अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ये एक अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब अम्लीय क्यों कहा? देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम जल में घोलते हैं तो ये एक अम्ल बनाती है H2SO3, जिसको नाम दिया जाता है सल्फ्यूरस अम्ल। इसको कहा जाता है सल्फ्यूरस अम्ल। तो आप समझिए कि सल्फर एक धातु है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है। क्यों है अम्लीय? क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो ये एक अम्ल का निर्माण करता है, जिस अम्ल को हम कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। ऐसे ही देखिए, जब हम हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं H2+O2, तो एक ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, जिसको हम जल नाम देते हैं। लेकिन ये कैसी प्रवृत्ति का होता है? उदासीन प्रवृत्ति का होता है। तो ये पहला था, जब हम किसी अधातु की क्रिया वायु से कराते हैं। अब हम अपने दूसरे गुण की तरफ जाते हैं, जल से क्रिया।
दूसरा रासायनिक गुण है जल से क्रिया। अब ये सामान्यतया ध्यान देना कि जो अधातुएं होती हैं वो जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती हैं। जैसे हमने कहा ना कि हम किसी धातु की क्रिया जल से कराएं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन अगर हम किसी अधातु की क्रिया जल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि अभी ध्यान देना, ये जल है, ये कोई अधातु है X। अब अधातु का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अब क्या होता है, इस जल में जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव के रूप में, ये क्या करता है, इसको हाइड्रोजन गैस में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता है? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इस पर धनावेश है। धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसको हाइड्रोजन में बदलने के लिए, गैस में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यदि ये X पदार्थ इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यदि इस X ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन ये अधातु है, अधातु है, इलेक्ट्रॉन देती नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन लेती है। तो हम कहते हैं कि अधातु जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त नहीं करती है, क्योंकि अधातुएं जल के हाइड्रोजन को H2 में अपचयित करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती हैं। इसलिए अधातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती हैं। क्लियर हो गया? तीसरे रासायनिक गुण की ओर जाते हैं हम अपने कि अम्ल से अभिक्रिया, या जो डाइल्यूट एसिड है उनसे क्रिया। तो तीसरे गुण की ओर जाते हैं, हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड यानी अम्लों से अभिक्रिया। तो अधातुएं अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। जैसे हमने धातुओं के केस में पढ़ा था कि धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, लेकिन अधातुएं अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती हैं। कैसे? देखिए, ये एक अम्ल है, ठीक। अब अम्ल क्या करता है? हमें अम्ल के बारे में पता है कि अम्ल H पॉजिटिव आयन देता है ना। इस H पॉजिटिव आयन को किसमें बदलना है हमने? H2 में। कब बदलेगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। और कब H2 में बदलेगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, लेकिन हमें पता है जो अधातु है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देती है बल्कि इलेक्ट्रॉन देती है। तो ये अधातु इसको इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगी। जब इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगी तो ये H2 में परिवर्तित नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि अम्ल के H पॉजिटिव आयनों को H2 में परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, जो कि अधातुएं नहीं दे पाती हैं। ठीक। अब हम अपने चौथे रासायनिक गुण की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अन्य लवणों से अभिक्रिया। ठीक है ना। हम कहते हैं अन्य अधातु लवणों से अभिक्रिया। अन्य अधातु लवणों से अभिक्रिया यानी कोई दूसरी अधातु है। तो यहां पर भी कोई कॉन्सेप्ट लगता है जो मेटल के केस में होता है। यानी हम कहते हैं कि जो अधिक सक्रिय अधातु है, अधिक सक्रिय अधातु क्या करती है? कम सक्रिय अधातु को विस्थापित कर देती है। कम सक्रिय अधातु को विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे हम कहते थे ना विस्थापन अभिक्रिया में, कि जब कोई विस्थापन अभिक्रिया होती है तो एक अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विलयन में से विस्थापित कर देती है। बट बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी, क्या कि जब हम किसी अधातु की क्रिया किसी दूसरे अधातु के लवण से कराते हैं तो अधिक सक्रिय अधातु कम सक्रिय अधातु को विस्थापित कर देती है उस लवण के विलयन में से। अब देखो एग्जांपल के आधार पर समझते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। हमारे पास एक सोडियम ब्रोमाइड का लवण है, सोडियम ब्रोमाइड का जलीय विलयन है। इसमें हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित की, यानी एक अधातु डाली। अब क्या होता है कि क्लोरीन की सक्रियता ज्यादा है, क्लोरीन अधिक सक्रिय है, ब्रोमीन कम सक्रिय है, तो ये क्लोरीन क्या करती है? इस ब्रोमीन को विस्थापित कर देती है। तो क्या बनेगा? ट्वाइस NaCl+ Br2।
अब देखिए किसको विस्थापित कर दिया, ब्रोमीन को। क्यों विस्थापित किया, क्योंकि क्लोरीन की सक्रियता ज्यादा है, ब्रोमीन की सक्रियता कम है, तो एक अधिक सक्रिय अधातु दूसरी कम सक्रिय अधातु को विस्थापित कर देती है। ठीक, क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्लोरीन से क्रिया। नेक्स्ट हमारा रासायनिक गुण है क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया। अब क्लोरीन से अभिक्रिया क्या होती है, देखो जैसे हाइड्रोजन है, फास्फोरस है। अब ये अभी मैंने इससे पहले आपको टॉपिक में बताया था कि जब कोई पदार्थ क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोराइड। जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड। हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्राइड। वैसे ही जब क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, क्लोराइड। यानी मैं यहां पर लिख देता हूं कि अधातु क्लोराइड का निर्माण होता है, नॉन मेटल क्लोराइड का निर्माण होता है, अधातु क्लोराइड होते हैं। कैसे, देखिए ये दोनों अधातु हैं, ये हाइड्रोजन है, ये फास्फोरस है। इसकी क्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं तो हमारा एक अधातु क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं तो ये बनेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि जब हम किसी अधातु की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो अधातु क्लोराइड बनते हैं। जैसे क्लोरीन ने हाइड्रोजन से क्रिया की तो हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन ने फास्फोरस से क्रिया की तो फास्फोरस क्लोराइड। अब 3 क्लोरीन है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कह दिया गया है इसको। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम अपने अंतिम रासायनिक गुण की ओर बढ़ते हैं जो कि है हाइड्रोजन से क्रिया। तो फिर से वही चीज देखो, जब कोई तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड। तो हम अपने अगले लास्ट गुण की ओर जाते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया। तो ये समझिए कि जब कोई पदार्थ अगर हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो वो हाइड्राइड बनाएगा। अगर हम किसी पदार्थ की हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो हाइड्राइड क्या बनेगा, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड कैसे क्या होते हैं, ये सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका निर्माण भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा होता है। अब जैसे हम कुछ उदाहरण देते हैं, हमारे पास सल्फर एक धातु है, हमारे पास नाइट्रोजन एक धातु है, तो हम सल्फर की क्रिया करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है ना, सल्फर की क्रिया, इसको थोड़ा जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है N2, एक एक करके लिखते हैं। पहली धातु क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्रिया हमने हाइड्रोजन से कराई, ठीक, तो हमारा एक पदार्थ बनता है, हाइड्राइड बनता है, जो कहलाता है अमोनिया, NH3। N2 + 3H2 क्या बनेगा, ट्वाइस NH3। और ये जो अमोनिया है ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, इसलिए इसको हम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड, 3 हाइड्रोजन है तो ट्राइहाइड्राइड। ऐसे सल्फर है, सल्फर की क्रिया हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं, तो जब सल्फर की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो एक हाइड्राइड बनता है सल्फर का, जिसको कहा जाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर हाइड्राइड भी कह सकते हैं इसको। तो ये क्या है, सल्फर का हाइड्राइड। ऊपर क्या है आपका, किसका हाइड्राइड है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड। ऐसे ऑक्सीजन का हाइड्राइड भी हो सकता है। अगर हम ऑक्सीजन की क्रिया हाइड्रोजन से करें तो हमारा जल का निर्माण होता है, तो जल क्या है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि अधातु क्या होते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। कल फिर से उपस्थित होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।